नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। करंट अफेयर्स की अगली यूनिट आप लोगों के सामने है। अभी आज मैंने कुछ देर पहले संसद शुरू की है पॉलिटी में, उसको प्लीज़ जल्दी जल्दी फॉलो करते रहिएगा आप लोग। वीडियोस पूरी देखें आप लोग। चैनल के सब्सक्रिप्शन को बढ़ाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी रीच हो पाए। कृपया करके अगर आपको ये चैनल लगता है कि वर्थ है इस चैनल की, तो अपने कम से कम और लोगों को बताइए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो सीरियस स्टूडेंट्स हों, जो सीरियस एस्पिरेंट्स हों, उसको इस समूह से ज़रूर जोड़िए। जल्दी हम लोग 2000 की संख्या के आसपास पहुंच जाएंगे। आसपास के लगभग पहुंच ही गए हैं। और ये सब मुझे पता है कि मैंने इसकी प्रमोशन बिल्कुल नहीं की। ये जो भी हो पाया है वो सिर्फ आप लोगों की वजह से हो पाया है। तो अगर हम लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं तभी हम लोगों से लोग जुड़ रहे हैं। और जो आप लोग के मुझे कमेंट और सुझाव आते हैं, मेरी सारी जो इनोवेशन है उसी के आसपास होती है। आप लोग जैसा कमेंट में चीज़ें मुझसे डिस्कस करते हैं, जो मुझे सलाह देते हैं या जो नई बातें मुझे बताते हैं, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि अपने वीडियोस में उनको इनकलकेट कर पाऊं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस समूह के साथ जोड़ना है। समय लगता है हर चीज़ में, और जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा एक बौद्धिक समूह हमारा विकसित होगा, जिसमें कुछ ऐसे लोग जुड़ सकते हैं जिससे हम सबको फ़ायदा हो, है ना। तो अगर ये चैनल आपको लगता है कि इस चैनल की वर्थ है, तो प्लीज़ इसकी सब्सक्रिप्शन पे आप लोग मदद कीजिए मेरी। अकेला मैं सब कुछ नहीं कर सकता। मेरे सिपाही तो आप लोग हो, है ना। मेरी कैंपेनिंग तो आप ही लोग कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें मैंने आपके ऊपर छोड़ दी हैं कि ये चैनल भविष्य में कैसा स्वरूप लेता है, ये आप लोगों पे ही डिपेंड करेगा। खैर, करंट अफेयर्स की जो दूसरी यूनिट है जनवरी सेशन की, वो आप लोगों के सामने है बिल्कुल। देखिए, करंट अफेयर्स में हर मंथ का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है वो मैं अलग से कराऊंगा, क्योंकि मेरे अनुसार वो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हो गया आजकल के टाइम में, और ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चन उसमें आते हैं। तो उसको साइंस टेक्नोलॉजी को हमें अलग से करना बहुत आवश्यक है। इसरो हो गया, या हमारे डिफेंस से सिस्टम से जो नए नए इक्विपमेंट्स आ रहे हैं वो हो गए, या साइंस में कोई बड़ी घटना घट रही है, वो हम साइंस एंड टेक में आराम से अलग से करेंगे। साइंस टेक और इकोनॉमिक्स, ये दो पोर्शन ऐसे हैं जिसमें से कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, लिंक हो गए, ठीक है। तो इसको हमें बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है। तो चिंता मत कीजिएगा अगर आपको लगता है कि वो चीज़ें इसमें नहीं दिख रही हैं, तो वो प्लान्ड करके नहीं दिखाई जा रही हैं अभी, ठीक है। पहला पॉइंट, डॉक्टर विजय भटनागर, नालंदा यूनिवर्सिटी के नए वाइस चांसलर। डॉक्टर विजय भटनागर, नालंदा यूनिवर्सिटी के नए वीसी। ओके, नालंदा यूनिवर्सिटी, बिहार, डन। आगे, टारगेट पोडियम स्कीम। पोडियम मतलब क्या होता है? जिस पे मेडल मिलता है ना किसी प्रतियोगिताओं में। टारगेट पोडियम भारतीय युवा खेल मंत्रालय की स्कीम है, जिसके अंतर्गत खिलाड़ियों को मेडल लेने लायक बनाया जाए, उनकी डेवलपमेंट किया जाए, उनकी स्किल को डेवलप किया जाए, है ना। उनको अच्छी ट्रेनिंग, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराए जाने की स्कीम है टारगेट पोडियम स्कीम, जो कि भारतीय युवा एवं खेल मंत्रालय के द्वारा संचालित की गई है, ठीक है। डन हो गया। टारगेट पोडियम स्कीम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मेडल इंडिया को प्राप्त हों। आपको पता है ना, भारत सरकार ने कई लक्ष्य रखे हैं 2024 के टोक्यो ओलंपिक के लिए भी। चलिए, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, डिस्कशन इसका बार बार होता है, मैंने सोचा कि बता दूं, पेपर में तो जरूर आएगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि हर वर्ष भ्रष्टाचार के ऊपर अपना एक इंडेक्स जारी करती है कि कौन से देश में वर्तमान में भ्रष्टाचार में क्या स्थिति है, ठीक है। तो भारत का स्थान इसमें 79 आया है, मतलब जितना स्थान नीचे उतनी स्थिति खराब, ठीक है। तो भारत 79 और रैंक 1 पे ज्वाइंट विनर हैं। न्यूजीलैंड एंड डेनमार्क दोनों हैं, ये इंपॉर्टेंट है। न्यूजीलैंड और डेनमार्क दोनों इस परसेप्शन में रैंक 1 पे हैं कि वहाँ लीस्ट अमाउंट ऑफ करप्शन एग्जिस्ट करता है। क्लियर हो गया आपको? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स किसके द्वारा? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, नाम भी समझ में आ जाएगा आपको, है ना। क्लियर हो गया? डन करते हैं। पहला मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट किसने छोड़ा है? जापान ने। अपने आप का पहला मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है वो जापान ने प्रक्षेपित किया है, और इसका नाम क्या है? किरामैकी 2। नाम इसका है किरामैकी 2, ठीक है। जापान के द्वारा छोड़ा गया पहला मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट। डन। ऑयल स्टोरेज रिजर्व, भारत सरकार अपने ऑयल का स्टोरेज बढ़ा रही है, ठीक है। और इसके लिए भारत सरकार ने क्लियर कट समझौता किया है यूएई के साथ, संयुक्त अरब अमीरात के साथ। किसके साथ?
संयुक्त अरब अमीरात के साथ कि वह भारत के ऑयल रिजर्व को इम्प्रूव करने में हमें एक्स्ट्रा ऑयल देगा। अभी संयुक्त अरब अमीरात चौथा बड़ा निर्यात करता है भारत को तेल के मामले में, ठीक है। यूएई सबसे ज़्यादा भारत तेल किससे लेता है इस समय? सऊदी अरेबिया से, फिर ईरान से, है ना। उसके बाद कई अन्य देश आते हैं। तो अपने ऑयल रिजर्व को बढ़ाने के लिए यूएई के साथ समझौता किया गया है। और ये ऑयल रिजर्व कहाँ बन रहा है? बेंगलुरु में, ठीक है। ये बनाए जाते हैं जब कभी कभी देखा जाए कि कभी युद्ध जैसी परिस्थितियाँ हो जाए, उससे निपटने के लिए, या जब कभी ऐसी आकस्मिक आपातकाल समस्या आ जाए, उससे निपटने के लिए ऑयल रिजर्व बनाए जाते हैं। और इस ऑयल रिजर्व के बनाए जाने का यही लक्ष्य माना जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है पद्मा अवार्ड्स। देखिए जरूर क्वेश्चन आएगा इसमें से, ठीक है। पद्मा अवार्ड ज़्यादा पुराने नहीं हुए, क्वेश्चन घूम के आ सकता है। पद्मा अवार्ड्स भारत में सबसे बड़े हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हैं। सामान्य नागरिकों को जो पुरस्कार मिलते हैं उसमें ये पद्मा अवार्ड ही हैं। अगर भारत रत्न को आप छोड़ दें तो भारत रत्न के बाद सबसे बड़े नागरिक सम्मान में यही आते हैं। पद्मा अवार्ड में 3 पुरस्कार आते हैं। सबसे कम नीचे वाला पद्मश्री, उसके ऊपर पद्म भूषण, उसके ऊपर पद्म विभूषण। सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। भारत रत्न उसके बाद वो हर साल नहीं मिलता। उसके बाद क्या आता है? पद्म विभूषण, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, और फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मश्री, जो मैंने बताया नहीं है किसी कारण से। तो पिछले वर्ष का पद्म विभूषण किसको मिला है? ये इंपॉर्टेंट है। येसुदास सिंगर जो हैं, के.जे. येसुदास को, एस.जे. वसुदेव को, ये रटने पड़ेंगे आपको, कोई चारा नहीं है। शरद पवार, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं पॉलिटिशियन जिनको मिला है। जो प्रोमिनेंट नेम है वो देखो इंपॉर्टेंट भी होंगे। यू रामचंद्रन राव, सुंदरलाल पटवा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इनको मरणोपरांत मिला है, ठीक है। सुंदरलाल पटवा को मरणोपरांत, बहुत फेमस व्यक्ति थे। पी.ए. संगमा, इनको भी मरणोपरांत मिला है। कौन थे? कांग्रेस के काफ़ी टाइम लीडर थे, फिर काफ़ी अलग पार्टी बनाई उन्होंने, और नॉर्थ ईस्ट के बड़े प्रोमिनेंट लीडर थे। पिछला राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा था इन्होंने। तो कितने? 6 लोग हैं जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है इस वर्ष, मतलब कि पिछले वर्ष। और जब तक नई लिस्ट नहीं आती तब तक ये इंपॉर्टेंट है, सीरियसली इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल रट लीजिएगा इसको आप लोग। येसुदास इंपॉर्टेंट हैं, शरद पवार इंपॉर्टेंट है, सुंदरलाल पटवा इंपॉर्टेंट है, पी.ए. संगमा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा इन दोनों को मिक्स कर देंगे, बोलेंगे किसको क्या मिला, ठीक है। पद्म भूषण, पद्म भूषण उसके नीचे वाला अवार्ड, थर्ड बेस्ट सिविल अवार्ड, विश्व मोहन भट्ट, देवी प्रसाद द्विवेदी, टेहेमथॉन उदवादिया, रत्न सुंदर महाराज, निरंजना नंदा सरस्वती आ सकता है। और श्योर जो आने की संभावना है, महाचक्री श्रीनिधोम, थाईलैंड की राजकुमारी, है ना, विदेशी महिला। इनको संस्कृत एवं साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार ये दिया गया है, संस्कृत के क्षेत्र में कार्य करने के लिए। थाईलैंड की राजकुमारी है ये महाचक्री श्रीनिधोम, जिनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये क्वेश्चन में अपीयर हो सकती हैं। सी रामास्वामी, ठीक है। तो पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये 2 करा दिए। जो पद्मश्री है बहुत सारे लोगों को मिला है, 76 लोगों को मिला है। तो उसमें से मैं संकलित करके कुछ नाम बता दूंगा, वो आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 76 तो हम याद कर नहीं सकते, लेकिन ये हम याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको पहले आप रख लीजिए, अगले में मैं वो पद्मश्री के कुछ 8-10 डाल दूंगा। डन हो गया। पद्मश्री अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सिविल अवार्ड होते हैं। अगला, इस वर्ष 26 जनवरी मनाई गई गणतंत्र दिवस। उसमें हमारे कौन थे? क्राउन प्रिंस जो चीफ गेस्ट थे, मोहम्मद बिन जायद समथिंग ना, वो तो खैर पुराना क्वेश्चन हो गया। लेकिन मुझे लगा कि ये कुछ थीम पे आ सकता है। इस वर्ष की रिपब्लिक डे की थीम क्या थी? स्किल इंडिया एंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इससे आप क्या समझ रहे हैं कि भारत सरकार की जो भी फ्लैगशिप स्कीम है, भारत सरकार कहीं ना कहीं उसका गुणगान करती रहती है। तो हमें भी उसका गुणगान करना है, हमें भी उसको पढ़ना है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। यूपीएससी में यही हुआ है, जिसने जिसने हमारी स्कीम्स को फॉलो किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स को, उन सब ने अच्छा पेपर अटेम्प्ट किया है, ठीक है। तो 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी हमारी? स्किल इंडिया एंड बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ठीक है। और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ स्कीम का तो बहुत फ़ायदा हुआ है। हरियाणा में सेक्स रेशियो इंप्रूव हो गया, 900 के ऊपर आ गया है। तो बहुत अच्छी शुरुआत मानी जा रही है इसको, और ये कामयाबी की ओर जरूर बढ़ रहा है। अगला, रुपसिस। रुपसिस क्या है? रुपसिस मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगा नहीं।
मैं थोड़ा मैंने लिख दिया लेकिन ये मुझे इतना इंपॉर्टेंट दिखा नहीं, तो रुपसिस अगर आप ना भी करें तो भी चलेगा, ठीक है, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता मुझे। मैंने लिख दिया, फिर मुझे लगा कि काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो रुपसिस मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप लोगों को लगेगा तो मैं बाद में बता दूंगा। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 26 जनवरी को ही ये पेंशन बीमा योजना शुरू की गई थी। जो सीनियर सिटीजन हैं, बीपीएल फैमिली के लोग हैं, उनको अगर वो एक नियमित राशि जमा करते हैं पहले, तो उनको पेंशन मिलेगी फिक्स 8% इंटरेस्ट के साथ। अगर मार्केट में इंटरेस्ट कम जनरेट हुआ तो वो जो गैप है इंटरेस्ट का वो भारत सरकार वहन करेगी। तो वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 26 जनवरी को स्टार्ट की गई, बीपीएल फैमिली के बुजुर्गों के लिए है, जो 60 वर्ष से ऊपर की आयु के लोग हैं, उनकी पेंशन से संबंधित है, ठीक है। सहकारिता एवं न्याय मंत्रालय का की ये स्कीम है। नेक्स्ट है सेकंड कमिटमेंट ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। हाल ही में भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल के सेकंड कमिटमेंट, दूसरी उसकी वादे को फिर से रेटिफाई किया है, फिर से अपनाया है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? क्योटो जापान का एक शहर है जहाँ पे प्रोटोकॉल एक संधि हुई थी जिसके अंतर्गत ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य रखा था वैश्विक रूप से देशों ने। तो इसमें सेकंड कमिटमेंट फिर से दोहराई गई है इन गैसों को लेके, तो भारत ने इसको रेटिफाई कर दिया है। तो आपको एक तो क्योटो प्रोटोकॉल पता होना चाहिए। साइंस टेक में हम करेंगे कि क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, चाहे रियो कन्वेंशन हो गया, है ना, चाहे रामसर कन्वेंशन हो गया, तो या क्लाइमेट डील हो गई, जो पेरिस क्लाइमेट डील है, उसके बारे में हमें पढ़ना जरूरी है, बिकॉज फिर से वो न्यूज़ में आ रही हैं कुछ खराब रीजंस के कारण, ठीक है। तो सेकंड कमिटमेंट को फिर से रेटिफाई कर लिया भारत ने, फिर से अपना लिया है भारत ने जनवरी में। और क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? ग्रीन हाउस गैस के एमिशन से डन हो गया। और जो ग्लोबल वार्मिंग वाला किससे हो? क्लाइमेट पेरिस वाले से संबंधित है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हो चुकी थी। पहले ये शहरों में हुई थी शुरू, अब ग्रामीण में भी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत क्या है? गरीब लोगों को, बीपीएल फैमिली के लोगों को आवास प्रदान कराए जाएंगे। पहले ये शुरुआत शहरों से हुई थी, अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस योजना का विधिवत रूप से शुभारंभ कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ठीक है। इसके अंतर्गत जो बीपीएल फैमिली से नीचे के लोग हैं उन्हें कुछ 1 या 2 कमरों का बना हुआ, निर्माण किया हुआ आवास मुहैया कराया जाएगा। और भारत सरकार का क्या लक्ष्य इस बारे में? 2022 तक सब लोगों के पास अपना घर हो जाए, इसके लिए भारत सरकार कार्य कर रही है। इन योजनाओं को लागू करने के लिए भारत सरकार ने, अगर शहरों में देखा जाए तो जो 25 लाख तक के फ्लैट खरीदते हैं, जो मकान खरीद रहे हैं, उसको भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत डाल दिया है, और जिसमें लोन पे काफ़ी इंटरेस्ट में छूट मिल रही है। तो ये कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जिनकी प्रमोशन करने से लोगों को फ़ायदा हो जाए, या जैसे लोगों को अपना घर मिल जाए, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारे टारगेट सेट कर रखे हैं, वो टारगेट आप सबके लिए इंपॉर्टेंट हैं। जैसे किसानों की आय दुगनी करने का 2022, मलेरिया से मुक्त होने का 2030, ठीक है। तो इस तरह ग्रामीण योजना के अंतर्गत भी, जैसे स्वच्छ भारत अभियान के पहले चरण का 2019, आवास योजना का 2022 तक कि सबको आवास मिल जाए, डन हो गया। यूएस ने अपने आप को ट्रांस पैसिफिक रीजन से अलग कर लिया है। 12 देशों का एक संगठन था, प्रशांत महासागर के देशों का एक संगठन था, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, जिसके अंतर्गत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भी कई सारे बड़े प्रोमिनेंट नेशन थे जो आपस में व्यापार, ये पूर्ण रूप से एक व्यापार की संधि थी जिसमें आपस में इन देशों ने एक दूसरे को काफ़ी सहूलियतें दे रखी थी, काफ़ी मदद करते थे। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप बने, उन्होंने अपने आप को इससे अलग कर लिया। अमेरिका की थ्योरी क्या हो गई है अभी डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में कि अमेरिका फर्स्ट, है ना, मतलब कि अमेरिका का हित फर्स्ट होना चाहिए, पहले होना चाहिए। तो टीपीपी के द्वारा अमेरिका को लगता था कि टीपीपी में ना अमेरिका का नुकसान ज़्यादा है और अन्य देशों का फ़ायदा ज़्यादा है, तो अमेरिका को फालतू में दूसरों के लिए दान करने की आवश्यकता नहीं है, दूसरों के लिए अपने चीज़ों को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है या घाटा सहने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए उसने अपने आप को टीपीपी से अलग कर लिया, कई चीज़ों से अलग कर लिया, पेरिस क्लाइमेट समझौते से भी अलग कर लिया, सेम रीज़न से कि भाई उनके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है जो कि वो कहते हैं। तो इसमें
प्रशांत महासागर के क्षेत्र में जो बड़े परमानेंट देश थे, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इन देशों के साथ ही संधियाँ थी, एक पार्टनरशिप थी इन लोगों की आपस में, जिससे अब अमेरिका अलग हो गया। रायसीना डायलॉग, रायसीना डायलॉग के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम था जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसके अंदर 165 देशों के लोगों ने, राजनयिकों ने हिस्सा लिया और वहाँ अपने विचार व्यक्त किए। रायसीना क्या है? रायसीना एक पहाड़ी का नाम है जिस पे राष्ट्रपति भवन का निर्माण हुआ है। इसीलिए वहाँ साउथ ब्लॉक में, जो भारत सरकार का सचिवालय है, साउथ ब्लॉक में ये प्रोग्राम इवेंट हुआ है। दूसरा इवेंट है, लास्ट ईयर से शुरू हुआ है, जिसके अंतर्गत विश्व के बड़े प्रोमिनेंट लीडर्स, चाहे अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हों और भी अन्य अन्य जगहों के लोग आए और उन्होंने अपने विचार रखे। तो क्वेश्चन आएगा, रायसीना डायलॉग कहाँ हुए? नई दिल्ली में, साउथ ब्लॉक में। रायसीना पहाड़ी किससे संबंधित है? राष्ट्रपति भवन से संबंधित है। ठीक है। अब है समावेशी वृद्धि एवं विकास सूचकांक, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंडेक्स। इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंडेक्स, इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच, हर वर्ष। जिसके अंतर्गत इंक्लूसिव रूप से डेवलपमेंट में किस देश की क्या स्थिति है, इसमें रैंक 1 पे गया है नॉर्वे। कौन गया है? नॉर्वे। रैंक 1 पे नॉर्वे, मतलब सबसे ज़्यादा इंक्लूसिव डेवलपमेंट नॉर्वे में हो रहा है। और भारत की रैंक है 60। भारत की कितनी रैंक है? 60। और इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच। क्लियर हो गया? डन। एक मैंने नीचे लिखा है शगुन। क्या है शगुन? शगुन विश्व बैंक की मदद से बनाया गया एक पोर्टल है, वेबसाइट है, एक पोर्टल, एक स्कीम है, जो कि भारत के HRD मिनिस्ट्री ने बनाया है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसे शिक्षा मंत्रालय भी कहा जा सकता है, बच्चों में एजुकेशन के एम्पावरमेंट के लिए। ठीक है। विश्व बैंक की मदद से बनाया गया शिक्षा मंत्रालय का एक पोर्टल है, जिसमें बच्चों की जो स्कूली शिक्षा है उसको एम्पावर करने के लिए, उसको एनहांस करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए क्रियाकलाप किए जाएंगे। क्लियर हो गया? तो शगुन किससे रिलेटेड है? भारतीय शिक्षा से संबंधित है, जिसमें योगदान है विश्व बैंक का। ठीक है। ये डन हो गया। थोड़े से हैं, रट लीजिए कुछ चीज़। अभी मैं जो करा रहा हूँ वो रटने वाली चीज़ें करा रहा हूँ, सिंपल, सिर्फ याद कर लेना है ना। तो जल्द ही अगली वीडियो में हम लोग आएंगे और कोशिश करूँगा कि मैं उसमें जो आपके जनवरी के करंट अफेयर्स हैं लगभग उसको समाप्त कर दूँ और आगे की ओर बढ़ें। साइंस टेक का वीडियो अलग से आएगा, उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा। ठीक है। तो अगली वीडियो मिलते हैं जल्दी। पढ़ाई तेज कर दीजिए, परीक्षा पास में है। और जो भी कोई क्वेरीज हैं, कमेंट बॉक्स आपके सामने है, बात करते रहिए। और काफ़ी लोग कहते हैं कि सर साइंस शुरू कर दीजिए, पॉलिटी चली रही है, कोई हिस्ट्री शुरू कर दीजिए। देखिए, सब चीज़ को हम चरणबद्ध तरीके से ही कर सकते हैं। हम हड़बड़ी में कुछ भी काम खराब नहीं करेंगे। जब एक चीज़ कंप्लीट होगी या एक चीज़ कंप्लीट होने के कगार पे होगी, तब हम उस दूसरी चीज़ को शुरू करेंगे, तो भी मज़ा भी तब वही है ना। हड़बड़ी हमें किसी चीज़ की नहीं है, और आप भी हड़बड़ी प्लीज़ मत दिखाइएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस मुहिम से लोगों को जोड़िए। थैंक यू सो मच।